नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है माँ है वो मेरी नौकरानी नहीं, मैं उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगा। दिसंबर की बात है, काफ़ी सालों बाद मेरा आसनसोल जाना हुआ। कारण मेरे बचपन के दोस्त के माँ की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। वैसे तो जाना कोई अति आवश्यक नहीं था, परंतु यह सोचकर कि वहाँ जाकर कुछ पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो जाएंगी और साथ ही कुछ अपने दोस्तों से व जानकारों से मुलाकात भी हो जाएगी, जिन्हें मैं लगभग जीवन की इस भाग दौड़ में भुला ही बैठा था। यही सोचकर मैं बस से आसनसोल के लिए रवाना हो गया। बस बल खाती हिचकोले खाती अपने सफ़र पर रवाना हो चुकी थी। 2.5 घंटे के लगभग समय लगता था, सो आराम से झपकी लेते हुए मैं सो गया। तभी अचानक बस के जोर से रुकने की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल गई। देखा तो रेल फाटक के आगे जाम लगा हुआ था और बस रुक गई थी। आसनसोल नज़दीक ही आ चुका था, पर रेल फाटक बंद होने की वजह से बस कुछ समय के लिए रुकी हुई थी, क्योंकि ट्रेन के आने में अभी समय था। मैंने इतने में सोचा कि चलो ठंड में चाय की चुस्की का ही मज़ा लिया जाए। यही सोचकर पास बने ढाबे पर चाय पीने के लिए बस से उतर गया। ढाबे पर जाते ही चाय का ऑर्डर दिया और पास पड़े तख्त पर बैठ गया। यूं ही नजरें इधर उधर घुमा रहा था कि ढाबे के मालिक की कर्कश आवाज़ सुनाई दी, जो कि एक बुढ़िया को डांट रहा था। अरे ओ बुढ़िया, जल्दी जल्दी गिलास दो, बस रुक गई है, बहुत सारे लोग चाय पीने आएंगे, जल्दी जल्दी हाथ चला। लाती हूँ बाबा, बड़ी मरी सी आवाज़ में यह कहकर वह औरत शीशे के गिलास धोने लगी। जैसे ही उस औरत पर मेरी नज़र गई, उस कुम्हलाए हुए चेहरे को देखकर लगा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा है। ऐसा लगा जैसे इसे मैंने कहीं देखा हुआ है, पर कहाँ, कुछ याद नहीं आ रहा था। जल्दी ही दिमाग के घोड़े सर पर दौड़ने लगे, इसे कहाँ देखा है। जितना दिमाग पर जोर डाल रहा था उतना ही समझ नहीं आ रहा था। जगह जगह से फटी हुई साड़ी से सिर ढाक रखा था। कुछ चांदी से चमकते बाल उस फटे पल्लू से चमक रहे थे। काला सिलवटों वाला मुरझाया चेहरा, सोच सोच कर भी कुछ नहीं याद आ रहा था। फिर होगी कोई, यह सोचकर अपने अक्ल के घोड़ों को विराम दिया, क्योंकि तब तक एक छोटा सा लड़का चाय की ट्रे लिए बगल में आ खड़ा हुआ। बाबूजी, चाय ले लो। उस लड़के से गिलास थामा और चाय पी। इतने में देखा तो ट्रेन भी आ चुकी थी और राहगीर भी जो बस से उतरे थे, चाय की चुस्कियों का मज़ा लेकर जल्दी जल्दी चाय गटक कर बस की तरफ लपके। मैं भी अपनी चाय पीकर और पैसे देकर बस की तरफ बढ़ा। बस अपने गंतव्य पर फिर से रवाना हो गई और बस स्टैंड पर आकर रुक गई। वहाँ से मैंने दोस्त के घर के लिए रिक्शा पकड़ा और उसके घर के लिए रवाना हुआ। थोड़ी देर में ही मैं नरेन के घर पहुँच चुका था, कारण बस स्टैंड की दूरी मात्र 10 मिनट की थी। घर पर शोक का वातावरण था। मैंने भी नरेन के पास पहुंचकर चाची की मृत्यु पर अपनी दुख की संवेदना प्रकट करी। वह मुझसे लिपट गया। उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि मैं वहां पहुंचूंगा। कारण यह था कि मेरा तबादला होने की वजह से मैंने अपना घर बार बेचकर वर्तमान में ही अपना ठिकाना बना लिया था और कभी इस तरफ आने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। कई बार यार दोस्तों के बच्चों की शादी के कार्ड वगैरह आए, पर व्यस्तता के चलते आना नहीं हो पाया। नरेन मेरा बचपन का जिगरी दोस्त था। उसकी माँ को मैं चाची कहकर पुकारता था। वह भी मुझे बेटे जैसा ही स्नेह देती थी। यही कारण था कि उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। और कहते भी हैं कि सुख में भले ही ना जाओ, पर दुख में ज़रूर जाना चाहिए। नरेन ने भी काफ़ी शिकायत करी, यार तू तो हमें भूल ही गया, बड़ा आदमी जो बन गया, अब हम जैसे छोटे लोगों से क्यों मतलब रखेगा। तब मैंने उसे समझाते हुए कहा, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, नौकरी की जिम्मेदारियों की वजह से ही मैं निकल नहीं पाया। उसने जब मेरे बच्चों के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मोहन इंजीनियर बनकर कोलकाता बस गया है। उसकी शादी उसकी मनपसंद लड़की के साथ कर दी है और उसका 2 साल का एक बेटा भी है। अब तो यह सुनते ही वह थोड़ा और नाराज़ हुआ कि बेटे के शादी भी कर दी और किसी को बुलाया भी नहीं। तभी बात संभालते हुए मैंने कहा कि बस क्या करूं, जल्दी जल्दी में सब करना पड़ा, किसी को बुलाने का मौका ही नहीं मिल पाया। तब नरेन ने गुड़िया व चिंटू के बारे में पूछा और व्यंग करते हुए पूछा कि क्या उनकी भी शादी कर दी, वो भी तो बहुत बड़े हो गए होंगे।
अरे नहीं नहीं, चिंटू की तो जॉब लगने वाली है और गुड़िया तो अभी छोटी है, वह अभी पढ़ ही रही है, मैंने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, यह कहकर नरेन ने बात खत्म करी। तभी भाभी जी ने खाना लगा दिया। वो हम सब ने खाना खाया। खाना खाने के पश्चात मुझे अपना पुराना घर देखने की इच्छा हुई, तो मैं नरेन से विदा लेकर अपना पुराना घर देखने निकल पड़ा, जो लगभग पास ही दूसरी गली में था। अपनी गली में पहुंचते ही ठीक घर के सामने मैं रुका और एकाएक घर को निहारने लगा, जिसमें मेरा बचपन बीता था। तभी उस घर के मालिक श्री उत्पल दत्त जी निकल आए। उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे आदर सहित घर के अंदर आमंत्रित किया। मैं भी घर को उसने कैसे व्यवस्थित कर रखा है, लोभ बस देखने की वजह से स्वयं को रोक नहीं पाया और घर के अंदर चला गया। उन्होंने मुझे चाय पिलाई और मैं चाय पीकर जाने के लिए मुड़ा। तभी मेरे घर के ठीक सामने वाले घर पर मेरी नज़र गई। घर बाहर से काफ़ी बदल गया था और 3 मंजिला बन चुका था। वह उपेंदा का घर था, जिन्हें मैं प्यार से दादा कहकर पुकारता था। वह उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे। उनकी पत्नी मालती भाभी थी, जो उनसे उम्र में आधी थी। संयोग बस मैंने उत्पल जी से पूछ लिया, क्या मालती भाभी अभी भी इस घर में रहती हैं? नहीं जी, उन्हें तो यह घर बेचे काफ़ी साल हो गए। भाई साहब की दवा दारू के लिए उन्होंने यह मकान किसी और को बेच दिया था। वह स्वयं किराए के मकान में रहने लगी। कुछ साल बाद उपेंद्र जी की भी बीमारी से मृत्यु हो गई और सुना है उनकी बीमारी में मालती जी की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। रिश्तेदार तो कोई था नहीं जो उन्हें सहारा देता। औलाद कोई हुई नहीं, अतः अकेली रह गई। अब सुना है शहर के बाहर किसी ढाबे पर बर्तन धोती हैं और उससे अपना गुजारा चलाती हैं। ढाबे वाला 2 समय का खाना और थोड़ा बहुत पगार दे देता है, जिससे उनकी गुजर बसर हो जाती है। क्या? यह सुनते ही मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। मालती भाभी और इस हालत में रह रही हैं? सुनकर कलेजा मुँह को आने लगा। तभी मुझे उस ढाबे पर बर्तन मांजती हुई बुढ़िया का ख्याल आया। कहीं वही तो मालती भाभी नहीं थी? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह मेरा वहम है। वह होती तो मैं उन्हें जरूर पहचान जाता। उनका सुंदर चमकता चेहरा मैं कैसे भूल सकता हूँ? पर वह औरत भी तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। अपनी जिज्ञासा शांत करने हेतु मैंने उत्पल जी से पूछा, क्या आप जानते हैं वह किस ढाबे पर काम करती हैं? पक्के तौर पर तो कह नहीं सकता, पर शायद शहर के बाहर रेलवे फाटक के पास शिवा ढाबे पर ही काम करती हैं, यही लोगों से सुना है। क्या? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। इसका मतलब जिसे मैंने देखा वह मालती भाभी ही थी। हे भगवान, मैं उन्हें कैसे ना पहचान पाया? क्या उनकी शक्ल इतना बदल गई है? अब तो मेरा मन किसी बात में ना लगा। मैं उन्हें जल्दी से नमस्कार कर निकल पड़ा। उन्होंने पूछा भी कि क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे भी घर लौटना है का बहाना बनाकर मैं वहाँ से निकल गया। मैं शीघ्र अतिशीघ्र ढाबे पर पहुँचना चाहता था और मालती भाभी से मुलाकात करना चाहता था। उनकी इस दशा का कारण जानना चाहता था। जल्दी से रिक्शा पकड़कर मैं उस ढाबे तक पहुँच गया। नज़र घुमाकर इधर उधर देखा तो वह नज़र नहीं आई। फिर मैंने उस छोटे से लड़के को पुकारा जिसने मुझे दोपहर में चाय दी थी, कि वह महिला कहाँ है जो दिन में गिलास मांज रही थी। तब मुझे वह इशारे से ढाबे के पीछे ले गया, जहाँ मालती भाभी बर्तनों के ढेर के साथ बैठी थी और बर्तन मांज रही थी। उनका ध्यान नीचे था, अतः उन्होंने मुझे नहीं देखा। अब की बार मैंने उनका चेहरा ध्यान से देखा तो तुरंत पहचान गया। अरे यही तो मेरी मालती भाभी थी, उपेंदा की पत्नी। इनका चेहरा इतना बदल जाएगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मालती भाभी कहकर मैंने पुकारा तो उन्होंने सिर उठाकर मुझे पहचानने का प्रयास किया, पर शायद मेरे अधपके सफ़ेद बालों की वजह से पहचान नहीं पाई। कौन? उनके मुंह से निकला, मैं सोमेश मुखर्जी, आपका देवर, आपका पुराना पड़ोसी। भाभी कुछ याद आया? ओ सोमेश बाबू, नाम सुनते ही वह झट से पहचान गई। अरे कितने सालों बाद मिले हो, बाल भी पक गए हैं, वह चेहरा मोहरा और डील डॉल भी बदल गया, इसलिए पहचान नहीं पाई। आप यहाँ कैसे? और मैं यहाँ हूँ, आपको कैसे पता चला? कुछ सकुचाते हुए उन्होंने मुझसे पूछा। शायद अब तक अपनी बदहाल स्थिति का उन्हें ध्यान आ गया था। हाथ धोकर अपनी फटे साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए उठ खड़ी हुई और मेरे लिए बैठने का इंतजाम करने लगी। वह इधर उधर देखने लगी। पास ही एक छोटी टूटी सी कुर्सी पड़ी थी, जिसका हत्था गायब था। लाकर मेरे सामने रख दी।
सोमेश बाबू आप इस पर बैठ जाइए। मैं उस पर बैठ गया और वह पास ही एक बड़े से पत्थर पर बैठ गईं। आप यहाँ कब आए? आपको तो गए हुए एक ज़माना बीत गया, कोई खोज खबर भी नहीं ली। आपके उपनदा भी मुझे छोड़कर चले गए। आंखों में आंसू भरकर मालती भाभी बोली। कहते कहते उनका गला भी रूठ गया। हाँ, पता चला, आज ही एक दोस्त की माँ की मृत्यु का समाचार सुनकर आया था, तभी उपेंदा के बारे में भी ज्ञात हुआ। आप तो जब से यहाँ से गए हम सबसे नाता ही तोड़ दिया, कोई खोज खबर भी नहीं ली। आज इतने बरस बाद कैसे इस शहर की याद आई? बस भाभी क्षमा चाहता हूँ, काम में इतना व्यस्त हो गया था कि आने का समय ही नहीं निकाल पाया। रहने दो, आने का मन होता तो ऐसा ना कहते। जिसका मन होता है वह देर सवेर समय निकाल ही लेता है। तुम तो घर बार छोड़कर ऐसे गए कि किसी की सुध ही नहीं ली। और तो और अपना जो पता देकर गए उस पर चिट्ठी डाली तो वह भी वापस लौट कर आ गई। ओह, मुझे नहीं पता। जिस किराए के घर में मैं यहाँ से गया था वह घर तो मुझे 6 महीने में ही छोड़ना पड़ा। नया पता आपको दे नहीं पाया, मैं इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अच्छा अच्छा, अब रहने भी दो और बताओ कि मेरा कान्हा, मेरा मोहन कैसा है? अब तो वह बड़ा हो गया होगा, क्या मुझे अब भी याद करता है? हे भगवान, मैं भी कैसी पगली हूँ। इतने बरस हो गए उससे मिले, वह मुझ बुढ़िया को तो भूल ही गया होगा। उसको तो मैं याद भी नहीं होंगी। नहीं नहीं भाभी, उसे आप अच्छे से याद हैं, वह आपको कैसे भूल सकता है? एक आप ही तो थी जिसने मोहन को सगी माँ से बढ़कर प्यार किया था। नहीं तो रूपा ने तो उसे कभी अपना समझा ही नहीं, हमेशा तिरस्कार ही किया। नहीं नहीं सोमेश बाबू, ऐसा ना कहें, रूपा भी उसे बहुत प्यार करती थी। चलो छोड़ो उन बातों को, आप बताइए आपकी यह हालत कैसे हो गई और उपनदा की मौत कब हुई? बस मत पूछो सुमेश बाबू, तुम जब चले गए तो मेरा तो जैसे एक सहारा ही चला गया। बीमार तो तुम्हारे दादा तुम्हारे सामने ही रहने लगे थे। तुम्हारे जाने के बाद उनकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई। वह तपेदिक के शिकार हो गए, मोहल्ले वालों ने भी आना जाना छोड़ दिया। मैंने कुछ समय तो जैसे तैसे गहने बेचकर उनका इलाज कराया। जब उन्हें और कई बीमारियों ने घेर लिया तो मैंने वह मकान बेचकर किराए का घर ले लिया और काफ़ी सारा पैसा उनकी बीमारी में लगा दिया। बीमारी बढ़ती गई और पैसा खत्म होता गया। आखिर एक दिन तुम्हारे दादा की सांस भी थम गई और वह मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मैं इस स्वार्थी दुनिया में अकेली रह गई। बहुतों ने मेरी जवानी पर गिद्ध दृष्टि डाल मुझे नोचना चाहा, पर मैंने इस समाज का मजबूती से सामना किया। घर घर जाकर काम मांगना चाहा तो मेरी जवानी ही मेरी दुश्मन बन गई। कोई मुझे काम देने को राजी नहीं हुआ। तब यहाँ शहर से दूर आकर मैंने इस ढाबे पर बर्तन धोने की नौकरी कर ली। यह भला आदमी निकला, इसने मुझे 2 समय का खाना व रहने को कोठरी दे रखी है। किसी तरह बस गुजर बसर हो रही है। अब तो मौत ही शीघ्र आ जाए, यही ईश्वर से प्रार्थना है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए भाभी। तभी ढाबे का मालिक भाभी को ढूंढता हुआ आ गया और उन पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। ए बुढ़िया, तू यहाँ बैठकर क्या गप लगा रही है? बर्तन कौन साफ करेगा? तेरा बाप क्या? नहीं नहीं बाबू, अभी धोती हूँ। यह कहकर मालती भाभी सकपका कर उठ खड़ी हुई। मुझे भी बहुत जोर का गुस्सा आया और उस आदमी का गिरेबान पकड़ कर बोला, तुम्हें क्या इतनी भी शर्म नहीं है कि एक भली औरत से कैसे बात करते हैं? अजी रहने दो, भली औरत तुम्हारी क्या लगती है? तुम इसे कैसे जानते हो? तब कहाँ थे जब यह मुझसे गिड़गिड़ा कर काम मांगने आई थी? पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं चाहने वाले। अगर इतनी ही परवाह है तो अपने घर क्यों नहीं ले जाते? यह सुनते ही मैं गुस्से से बेकाबू हो गया और उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा पड़ते ही वह बौखला गया और जोर जोर से आवाज़ देकर उसने अपने नौकरों को बुला लिया। तुरंत ही 4-5 लड़के वहां आ गए और मुझे वहां से धक्के मारकर भगाने लगे। मालती भाभी आंखों में आंसू लिए खड़ी रह गईं। उन्हें भी ढाबे वाले से शायद ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह चुपचाप जाकर अपने बर्तन धोने लगी। मैं असहाय सा वहां से निकल पड़ा और मालती भाभी की कोई सहायता नहीं कर सका, जिसका मुझे रास्ते भर अफसोस रहा। घर आकर मन बहुत उद्विग्न रहा, किसी काम में मन नहीं लग रहा था। रूपा ने जब जानना चाहा तो तबीयत ठीक नहीं है का बहाना बनाकर कमरे में लेटने चला गया। पुरानी यादें एक एक कर आंखों के सामने ताज़ा होने लगी। मुझे वह दिन याद आ रहा था जब उपेंदा मालती भाभी से शादी करके उन्हें घर लाए थे। रिश्ते की एक मौसी ने उनका भरपूर स्वागत किया। शाम को उपेंदा ने एक दावत पर हम सब दोस्तों को भी बुलाया।
खाना मालती भाभी ने ही बनाया था और बहुत ही स्वादिष्ट था। जब उन्होंने बैठक में आने के लिए मालती भाभी को पुकारा तो बंगाली परिवेश में सजी धजी भाभी उपस्थित हुई। सफ़ेद लाल किनारे वाली साड़ी में, गोल चेहरे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर गहनों से लदी फदी, रंग बेशक से गहरा सांवला था, परंतु बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, काले लंबे बाल उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। कुल मिलाकर एक ऐसी नारी जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले। उम्र भी कोई 25 के आसपास रही होगी। उपंदा ठहरे 55 के आसपास। पहली पत्नी का देहांत हो चुका था, संतान कोई नहीं थी। अब प्रौढ़ावस्था की दहलीज पर उनकी मौसी ने रिश्ता ढूंढकर चटपट ब्याह करा दिया था। उपेंदा भी मालती भाभी को पाकर निहाल हुए जा रहे थे। दादा ने हम सभी मित्रों का नाम सहित परिचय कराया। उन्होंने भी अपनी मधुर आवाज़ में सबको अभिवादन किया। रात ज़्यादा हुई तो हम सब भाभी को प्रणाम कर अपने अपने घर चले आए। घर आकर रूपा ने पूछा, देखा है भाभी को? तो मैंने सहमति में सिर हिलाया। कैसी लगी? पूछने पर मैंने उनकी सुंदरता का बखान कर दिया, जो स्त्री वश रूपा सहन न कर सकी और चिढ़कर बोली, बुढ़ापे में लंगूर के हाथ हूर लग गई है। चलो अच्छा है। इसके बाद यदा कदा मालती भाभी से भेंट होने लगी, कारण उनका घर हमारे घर के सामने ही था। घर से काम को निकलते समय अक्सर उनसे अभिवादन हो जाता और वह मुस्कुराकर उत्तर देती। एक दिन उपेंदा ने मुझे शाम को शतरंज खेलने के बहाने घर पर बुलाया। मैं भी खाली था अतः चला गया। वहां जाकर जो बाजी चली तो 3-4 घंटे कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। इसी बीच मालती भाभी 2-3 बार चाय नाश्ता परोस गईं। वह पास आकर बैठ गईं और चाल चलने में उपेंदा की सहायता भी करने लगीं। इस पर मेरे भाभी से नोक झोंक हो गई। आप ऐसे बीच में मदद नहीं कर सकती। इस पर मजाकिया अंदाज में हंसते हुए वह बोली, मैं तो सोमेश बाबू आपकी भी सहायता कर दूं यदि आप इजाज़त दे तो। मैं कुछ सकपका गया और नहीं मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कहकर बात टाली। घर में और कौन कौन है पूछे जाने पर मैंने रूपा व तीनों बच्चों के बारे में बता दिया। बड़े का नाम मोहन जो 6 साल का है, उसके बाद चिंटू 3 साल का, वह गुड़िया साल भर की है। अरे वाह, आपके पास तो बाल गोपाल रूपी अनमोल रतन है। यह कहकर भाभी मुस्कुराई। तभी बीच में टोकते हुए उपंदा ने कहा कि अरे इसकी भी 2 शादियां हुई है। पहली पत्नी से मोहन है, वह दूसरी से चिंटू और गुड़िया। उपेंदा का मेरे सामने ही इस बात का इस तरह से बताना मुझे अच्छा नहीं लगा। बाजी भी खत्म हो गई थी, अतः मैं नमस्कार कर अपने घर को चला आया। कुछ दिन बीते कि रूपा मेरे पास शिकायत लेकर आई कि देखो जी, आप अपनी मालती भाभी को संभाल लो, यह मेरे मोहन को बिगाड़ रही हैं। जब तब बुलाकर उसे खिलाती पिलाती रहती हैं। क्या मैं उसे खाना नहीं देती जो यह वहाँ जाकर मांग कर खाता है? ऐसे तो पड़ोस में हमारी नाक कट जाएगी। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? बात तो उसकी ठीक थी, अतः मैंने मोहन को अकेले में बुलाकर पूछताछ करी। तब मोहन ने बताया कि बाबा, माँ तो चिंटू और गुड़िया को खिलाने में ही लगी रहती है। मैं जब भी खाना मांगता हूँ तो अभी देती हूँ कहकर काफ़ी समय बाद देती है। मैं बहुत देर तक भूखा बैठा रहता हूँ या रात की बची हुई रोटी खाकर काम चला लेता हूँ। इधर कुछ दिनों से बड़ी माँ मुझे अपने पास बुलाने लगी हैं। बड़ी माँ कौन? मेरे पूछने पर मोहन ने जवाब दिया, वह सामने वाली घर में जो नई आंटी आई हैं, उन्होंने ही मुझे बड़ी माँ कहने को कहा तो मैं उन्हें कहने लगा। वह मुझे अच्छा अच्छा खाने को देती हैं। उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम किसके बेटे हो? मैंने आपका नाम बताया तो उन्होंने मुझे घर के अंदर बुला लिया और खाने का सामान दिया और मुझसे प्यार से ढेर सारी बातें करी। माँ के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं होता, पढ़ाई में भी मेरी सहायता नहीं करती। पहले मुझे स्कूल में काम पूरा न होने की वजह से बहुत डांट खानी पड़ती थी, पर अब बड़ी माँ मेरी पढ़ाई में भी सहायता करती हैं, अतः मैं उनके घर चला जाता हूँ। वहाँ वह मुझे पढ़ा भी देती हैं और कुछ खिला पिला भी देती हैं। उस नन्हे से बच्चे की बात सुनकर मुझे उस पर प्यार आया और मुझसे मैंने खेलने जाने को कह दिया। मोहन वहाँ से चला गया। तब मैंने रूपा को आड़े हाथों लिया और उसे समझाया कि तुम मोहन का ध्यान क्यों नहीं रखती हो, वह भी आखिर बच्चा है। तुमसे यदि प्यार व खाना नहीं मिलेगा तो वह बाहर जाकर ही इसे तलाशेगा। इस पर रूपा पूरी तरह मुझ पर फट पड़ी। हाँ, मैं तो हूँ ही सौतेली। माँ कितना भी कर लो, मेरा किया हुआ किसी को कहाँ दिखेगा। हमेशा सौतेली ही कहलाऊंगी। तुम ही देखो, 2 और छोटे छोटे बच्चे हैं। गुड़िया तो कितनी छोटी है, मेरे ऊपर ही आश्रित है।
तुम भी घर के कामों में कोई सहायता नहीं करते, अतः सारा दिन काम में निकल जाता है। अब लाट साहब को कहाँ लेकर बैठकर पढ़ाऊँ और ध्यान दूँ। इस पर मैंने समझाते हुए कहा कि फिर उसका मालती भाभी के घर जाने पर बुरा मत मानो और उसे जाने दो। वहाँ वह उसकी पढ़ाई में भी सहायता करती हैं और बच्चा समझकर खाने को भी कुछ दे देती हैं। इसमें कोई बुराई बात नहीं है। ऐसा करा करो, तुम पहले ही भर पेट उसे खाना खिलाकर भेजा करो ताकि वह वहाँ खाना न खाए और तुम्हें बुरा भी न लगेगा। मेरे सामने तो रूपा ने सहमति जता दी, पर मुझे पता था कि करेगी वह अपने ही मन की, अतः मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। दिन बीते, साल बीता, मोहन का मालती भाभी के घर आना जाना बढ़ गया। मालती भाभी का भी स्नेह उस पर बढ़ता ही जा रहा था। रूपा के सामने तो वह कुछ नहीं बताता, परंतु चुपचाप मुझे अकेले में अपनी बड़ी माँ की तारीफ करता रहता और बताता कि वह कैसे पढ़ाई में उसका सहयोग करती हैं। उनकी बदौलत ही वह कक्षा में प्रथम स्थान पर आया, जिससे मैं भी मालती भाभी का कृतज्ञ हो गया था। एक तो छोटी सी आमदनी व ऊपर से 3-3 बच्चों का खर्चा। उस वक्त मोहन को ट्यूशन पढ़ाने की हालत में नहीं था, सो मालती भाभी की एक छोटी सी सहायता भी मुझे बड़ी नज़र आ रही थी। रूपा भी अंदर ही अंदर तो चिढ़ती थी, परंतु जब मैंने उसे पढ़ाई का हवाला दिया तो वह चुप रह गई। एक बार की बात है, सर्दी के दिन थे। मोहन को बहुत तेज बुखार चढ़ गया। कई दिनों तक वह मालती भाभी के घर जा नहीं पाया, अतः मालती भाभी ही उसकी कुशल क्षेम पूछने घर आईं और मोहन के लिए ढेर सारे फल लाईं ताकि मोहन ठीक हो सके। परंतु बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने पास के डॉक्टर से इलाज करवाया, पर उसे मर्ज समझ नहीं आ रहा था। तब मालती भाभी एक बड़े डॉक्टर को घर लेकर आई और उसने मोहन को अच्छी तरह से जांच करी तो उसे टाइफाइड का अंदेशा हुआ। उसके लिए उसने टेस्ट करवाए। इन सब में मालती भाभी ने ही मेरी सहायता करी। जब मैंने उनका धन्यवाद करना चाहा और कहा कि मैं बाद में पैसे चुका दूंगा, इस पर लगभग नाराज़ होते हुए वो बोली, सुमेश बाबू, आप क्या मुझे पराया समझते हैं? मोहन मेरा भी तो बेटा है। इसे मैं अपने बेटे जैसा ही प्यार करती हूँ। इसके लिए जो कुछ भी करूँ वह मेरे लिए कम ही होगा। और हाथ जोड़कर अपने घर चली गई। दिन बीते, मोहन ठीक हो गया और मैं भी अपने काम में मशगूल हो गया। यदा कदा उपेंद्र मुझे अपने घर बुला लेते थे और शतरंज की बाजी जमती। कुछ दिनों बाद उपेंद्र की भी तबीयत खराब रहने लगी। मालती भाभी मुझे संदेशा देकर डॉक्टर को बुलाने को कहती और मैं बिना ना नुकुर किए डॉक्टर को बुला लाता था, पर उपेंद्र पर दवाइयों का असर कम होता था। अब वह अक्सर बीमार रहने लगे थे। मेरा उनके घर आना जाना भी बढ़ गया था, अतः मालती भाभी से भी आत्मीयता बढ़ती जा रही थी। अब वह खुलकर मुझसे अपने सुख दुख की बातें करने लगी थी। एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने जो बताया वो चौंकाने वाला था। जब वह 16-17 साल की थी तब उनका एक लड़के से प्रेम प्रसंग चला, जिस वजह से उनको गर्भ ठहर गया। लोक लाज बस उनके माता पिता ने उनका गर्भ गिरवा दिया। छोटी जगह व छोटी उम्र होने की वजह से उनके शरीर में कोई खराबी आ गई, जिस वजह से वह दोबारा मां नहीं बन सकती थी। यह बात छोटा गांव होने की वजह से फैल गई थी, अतः उनकी कहीं शादी न हो पा रही थी। वो तो उनके दूर के रिश्ते की बुआ ने उनका रिश्ता उम्र दराज उपेंद्र से करवा दिया, तो घर वालों ने चैन की सांस ली और आनन फानन में शादी करवा दी। इस तरह से वह उपेंद्र के साथ ब्याह करके घर आ गई तो दोबारा कभी मायके जा ही नहीं पाई और ना ही कभी मायके वाले ने उन्हें बुलाया ही भेजा। उन्होंने तो जैसे मालती भाभी से मुक्ति पा ली थी। अब मेरी समझ में आ चुका था कि उम्र दराज उपेंद्र का रिश्ता छोटी उम्र की मालती भाभी से कैसे हुआ, क्योंकि दोनों की उम्र में दुगने का अंतर था। उस वक्त तो मैं इस बात को पूछने का साहस नहीं कर सकता था। एक तो उपेंद्र मुझसे काफ़ी उम्र में बड़े थे, वह साथ ही मैं उनका बहुत मान सम्मान करता था। दूसरे ऐसी बातें पूछी नहीं जाती। वो तो आज मालती भाभी ने खुद बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत कर दिया था। 2 साल और किस तरह निकल गए पता ही नहीं चला। मोहन भी पढ़ाई में होशियार होता जा रहा था और चिंटू भी अब पढ़ने लगा था। तभी मेरी पदोन्नति के आदेश आ गए और मेरा तबादला वर्धमान में हो गया। मुझे बीबी बच्चों समेत आसनसोल छोड़कर जाना पड़ा। चलते समय मोहन अपनी बड़ी माँ से लिपट लिपट कर खूब रोया। मालती भाभी भी आंखों में आंसू लिए हमें विदा करने आई। वह बार बार यही कह रही थी कि अब उनकी कौन सहायता करेगा, क्योंकि दादा की बीमारी भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी।
दिन बीतते गए, साल बीतते गए, मेरा आसन सुलझाना भी लगभग छूटता गया। एक दो बार तो मैं वहाँ गया और मालती भाभी से मिलकर आया। देखा कि उपेंद्र की तबीयत और बिगड़ती जा रही है। किसी तरह भाभी उनको संभाले हुए थी। कुछ दिन तक तो पत्राचार चला, हाल चाल ज्ञात हुए, पर धीरे धीरे सब कुछ पीछे छूटता चला गया। अपना पुराना पुश्तैनी घर बेचकर मैंने वर्धमान में ही अपना घर खरीद लिया। साथ ही मेरी तरक्की भी होती गई, काम भी बढ़ता गया। मोहन को भी हॉस्टल में दाखिला करा दिया। वह पढ़ने में भी होशियार हो चला था। उसकी नींव भाभी ने पहले ही मजबूत कर दी थी। उसका ही शायद ऐसा असर हुआ कि वह खुद पढ़ने का शौकीन हो गया और हर क्लास को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करता हुआ इंजीनियर बन गया। पढ़ते पढ़ते ही उसे अपनी सहयोगी मधु का साथ पसंद आया और समय रहते हुए हमने उसकी शादी कर दी। अब वो कोलकाता में ही रहने लगा। दोनों पति पत्नी नौकरी करते हुए अपने बच्चे के साथ रहते हैं। चिंटू ने भी इस साल MBA कर लिया और अब जॉब की तैयारी कर रहा है। गुड़िया भी अपनी पढ़ाई में व्यस्त है। समय कैसे पंख लगा कर उड़ जाता है। अब तो मेरे बालों में भी सफ़ेदी झलकने लगी है। आखिर 22 साल का फासला कम नहीं होता। इतने वर्षों में बहुत कुछ बदल जाता है और लगभग बदल चुका है। यह सोचते सोचते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो अपने काम में मसरूफ़ हो गया। दिन ढले घर आया तो फिर मालती भाभी की याद सताने लगी। कैसे वह ढाबे वाला उनकी बेइज्जती कर रहा था, कैसे वह गुजर बसर कर रही होंगी, सब मेरी आंखों के सामने नाचने लगा। इसका क्या हल हो सकता है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं उनकी कैसे सहायता कर सकता हूँ, यह सोच सोच कर मैं परेशान रहने लगा। रूपा से भी मेरी हालत छिपी नहीं थी। वह भी समझ रही थी कि मैं किसी बात को लेकर परेशान हूँ, पर क्या, इस बात को उससे मैं साझा नहीं कर पा रहा था। तभी एक हफ्ते बाद मोहन का फ़ोन आया और उसने बताया कि मुन्ने की तबीयत कई दिन से खराब है, जिसकी वजह से कभी मधु को तो कभी उससे छुट्टी लेनी पड़ रही है। क्रच वाले भी ढंग से बच्चे का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से मुन्ना बीमार पड़ गया है। अतः वह बहुत परेशान था। घर में पूरे दिन की मेड रख नहीं सकते क्योंकि बच्चे को अकेले छोड़कर जाने में खतरा था। ऊपर के कामों की मेड लगा रखी थी जो आती थी और चली जाती थी। उसकी बातों को सुनकर मैं भी परेशान हो उठा। उसकी समस्या का भी कोई समाधान नहीं दिख रहा था। इस वजह से मैं और तनाव में आ गया। शाम को चाय पीते पीते डूबते सूरज को देखा कि अब वह अस्त हो रहा है। कल फिर वह गर्मजोशी से निकलेगा। शायद मेरी समस्या का अंत भी अपने साथ ले जाए, यही मैं सोच रहा था और कुछ अच्छी नई शुरुआत लेकर आए। बैठा बैठा सोच ही रहा था कि मुझे एक उपाय सूझा जिससे मोहन व मालती भाभी दोनों की परेशानी हल हो सकती थी। मैंने दौड़कर मोहन को फ़ोन लगाया। उधर से मोहन की घबराई हुई आवाज़ आई, कैसे हो पापा, ठीक तो हो? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। मुन्ना कैसा है? अब तो उसकी हालत में सुधार है, मोहन ने जवाब दिया। चलो अच्छा है, मुझे तुमसे एक बात करनी थी बेटा। जी पापा, उधर से मोहन का स्वर आया। बेटा तुम्हें अपनी बड़ी माँ याद है जो आसनसोल में हमारे घर के सामने रहती थी और तुम्हें बहुत प्यार करती थी? जी पापा, मुझे आज भी बड़ी माँ याद है। उन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। उन्होंने जो मुझे प्यार दुलार दिया वह मुझे अपनी सगी माँ से भी नहीं मिल पाया, क्योंकि उन्हें तो मैं बचपन में ही खो दिया था। हाँ बेटा, उन्हीं के बारे में तुझसे कुछ बात करनी है। अभी अभी कुछ दिनों पहले किसी कारणवश मेरा आसनसोल जाना हुआ और सौभाग्यवश मेरा बड़ी माँ से सामना हुआ। उनकी हालत जो मैं देख कर आया हूँ उसे मैं बयान नहीं कर सकता। और फिर मैंने जो देखा था वह सारा ब्यौरा उसे बता दिया। सुनकर मोहन को भी बहुत दुख हुआ। उसने पूछा, इस बारे में कैसे उनकी सहायता कर सकता हूँ? तब मैंने उसे समझाया कि मेरे मन में एक ख्याल आया है कि तुम अपनी बड़ी माँ को अपने साथ रख लो, जिससे उन्हें भी सहारा मिल जाएगा और मुन्ने को भी अच्छे से देखभाल करने वाली अम्मा मिल जाएगी। ख्याल तो अच्छा है पापा, पर इसके लिए मुझे मधु से भी सलाह लेनी पड़ेगी। आखिर उसकी सहमति भी तो आवश्यक है। मैं अकेले से निर्णय नहीं ले सकता। अच्छा बेटा ठीक है, पर इस बारे में ज़रूर सोचना और मुझे शीघ्र अवगत कराना ताकि इस समस्या का निवारण हो सके। जी पापा, कल इस बारे में आपसे बात करता हूँ। यह कहकर मोहन ने फ़ोन रख दिया। अब मैं इस उपापोह में था कि बहू मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी या नहीं। यदि करती है तो दो जीवन का सुधार संभव है। मुन्ने को भी दादी के रूप में एक ममतामयी माँ का प्यार मिल जाएगा
और मालती भाभी को भी एक अच्छा घर नसीब हो जाएगा। यही सोच सोचकर मैंने सारी रात आंखों में काट दी। रविवार का दिन था, अतः कार्यालय से छुट्टी थी। मैं नाश्ता वगैरह करके मोहन के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, परंतु उसका फ़ोन नहीं आया। दोपहर बाद को जैसे ही फ़ोन बजा, मैंने लपक कर फ़ोन उठाया। मोहन का फ़ोन था। उधर से जो कुछ मोहन ने कहा उससे मेरी आंखों की चमक बढ़ गई। मोहन ने बताया कि शुरू में तो मधु ने उसका समर्थन नहीं किया और कहा कि इससे उनकी प्राइवेसी नहीं रहेगी। वह पता नहीं कैसे स्वभाव की हूँ, वह उनके साथ सामंजस्य बिठा पाएगी या नहीं। मोहन ने ही उसे आश्वस्त किया। वह बचपन की सारी बातें बताई कि वह कैसे उनका बचपन में ख्याल रखती थी और कैसे बीमार पड़ने पर उसकी सेवा की थी, कैसे पढ़ाई में खुद उसका ध्यान रखा और पढ़ाया। वह कितने सरल स्वभाव की हैं, वह सब जानता है। यह सुनकर मधु कुछ आश्वस्त हुई और उनको अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। यह सब सुनकर मैं बहुत खुश था और मोहन को शीघ्र आने की कह दी ताकि मालती भाभी को लेने साथ चल सके। मोहन ने भी शीघ्र आने का वादा किया। रूपा आई तो मेरे चेहरे की खुशी देखकर बोली कि क्या बात है, आज कैसे चहक रहे हो? कुछ दिन से तो बहुत उदास थे, आज क्या खजाना हाथ लग गया है? तब मैंने उसे विस्तार से अपनी आसनसोल की यात्रा के बारे में व मालती भाभी के बारे में बताया। पहले तो उसका चेहरा यह सब सुनकर कठोर हो गया, परंतु मालती भाभी की बुरी हालत जानकर कुछ पल में ही अपने को सामान्य करते हुए बोली, चलो अच्छा है। मोहन मुझे तो कभी अपनी माँ समझ नहीं पाया, मालती भाभी को ही सही। यह कहकर वह चुप हो गई। अगले हफ्ते ही मोहन घर पर आ गया और हम दोनों टैक्सी लेकर आसनसोल के लिए निकल पड़े। आसनसोल पहुंचते ही उस ढाबे पर पहुंचे तो ढाबे वाले ने मुझे देखकर बुरा सा मुंह बनाया। उसको अनदेखी कर मैं मालती भाभी को ढूंढने लगा। वो वहीं ढाबे के पीछे बैठी बर्तन धो रही थी। मैंने उनको नाम से पुकारा तो उन्होंने मुड़कर देखा। मुझे देखकर उनके चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। तभी मैंने कहा, देखो कौन तुमसे मिलने आया है। यह सुनकर वह विस्मय से मोहन की तरफ देखने लगी। पहचानो तो यह कौन है? परंतु उनकी आंखें मोहन को पहचान न सकी, क्योंकि जब उन्होंने उसे अंतिम समय देखा तो वह केवल 9 वर्ष का बच्चा था और अब वह भरपूर जवान युवक था। अरे भाभी, आपने अपने मोहन को नहीं पहचाना, अपने कान्हा को? मोहन का नाम लेते ही उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और मारे खुशी की आंखों से गंगा जमुना बह निकली। मोहन ने भी आगे बढ़कर उनके पैर छूने चाहे तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और उसका माथा प्यार से चूमा। कितना बड़ा हो गया है रे, मैं तो तुझे पहचान भी नहीं पाई। हाँ बड़ी माँ, मैं भी आपको कहाँ पहचान पाया, कितना बुढ़ा गई हो। यह सुनकर हम तीनों ही हंस पड़े। चलो बड़ी माँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अब तुम मेरे साथ कोलकाता में रहोगी। तुम्हारी बहू और तुम्हारा पोता घर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं यहीं पर ठीक हूँ। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। कुछ आखिरी दिन बचे हैं, वह भी जैसे तैसे निकल जाएंगे। नहीं बड़ी माँ, अब मैं बिल्कुल आपकी नहीं सुनूंगा, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। यह कहकर मोहन ने मालती भाभी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। संयोग बस वह वहाँ से हिल नहीं पाई। तब मैंने भी समझाया, मालती भाभी, यह अकेले कोलकाता में अपनी बीवी बच्चे के साथ रहता है। तुम इसके साथ रहोगी तो इसके बच्चे की भी देखभाल हो जाएगी और तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा। वहाँ तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, केवल आया के ऊपर नज़र रखनी होगी। तुम्हारे लिए एक अलग कमरा होगा। चूँकि मैं और रूपा तो वहाँ रहते नहीं हैं, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब थोड़ा थोड़ा मालती भाभी को मेरी बात समझ में आ गई थी, अतः वह चलने के लिए तैयार हो गई। तभी ढाबे का मालिक आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लो बाबूजी, तुम फिर से आ गए, अब मेरी नौकरानी को क्या पाठ पढ़ा रहे हो? इस पर मोहन ने लगभग उसी की तरह चीखते हुए कहा, यह नौकरानी नहीं है, यह मेरी बड़ी माँ है और मैं इनका बेटा हूँ। यह सुनते ही ढाबे का मालिक डर गया और एक तरफ हटकर पीछे खड़ा हो गया। मोहन ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, अब यहाँ नहीं रहेंगी यह, और मैं इन्हें सदा के लिए अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मैं इनका अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगा। यह सुनकर ढाबे का मालिक मुँह सिकोड़ कर वहाँ से चला गया। चलो बड़ी माँ, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। यह कहकर मोहन ने बड़े अधिकार पूर्वक उनका हाथ पकड़कर टैक्सी में बिठा लिया और सफ़र के लिए रवाना हो गया।
रास्ते में मैं अपने घर उतर गया और मोहन मालती भाभी को लेकर कोलकाता चला गया। घर पहुंचते ही मधु ने मालती भाभी का एक सास की तरह सम्मान देते हुए स्वागत किया और नहला धुला कर बढ़िया रेशमी साड़ी पहनने को दी। मालती भाभी भी इस अपनेपन को पाकर अभिभूत हो गई। कुछ दिनों तक तो मधु ने उन्हें आराम से रखा, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप ही घर की जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले लिया। मधु भी निश्चिंत होकर अपने काम पर जाने लगी। भाभी मुन्ने का खास ख्याल रखने लगी। वह मधु को शिकायत का कोई मौका नहीं देती। मधु भी माँ के रूप में उन्हें पाकर बहुत खुश थी। मधु ने फ़ोन करके मुझे धन्यवाद कहा और बताया कि मुन्ना भी मालती भाभी की देख रेख में रहकर कैसे अच्छी अच्छी बातें सीख रहा है। मालती भाभी थी ही ऐसी, जिसके साथ रहती उसको अपना बना लेती। मधु की बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न था, क्योंकि मालती भाभी को भी बुढ़ापे में सिर छुपाने की जगह मिल गई थी और मेरे मुन्ने को भी एक अम्मा रूपी माँ मिल गई थी। मेरे सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया था। यह रिश्ता ज़रूर अनोखा था, परंतु अनमोल था। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।